प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आज संतुलन की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर एक निर्धारित अवधि में घूमती है। इस परिभ्रमण करती हुई साथ ही परिक्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कई महासागर, सागर, कई मैदान, कहीं पठार, कहीं पहाड़ी तो कहीं पर्वत, विभिन्न प्रकार की धरातलीय स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। हमारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि ये जो विभिन्न प्रकार की ऊंची नीची उठी हुई स्थलाकृतियाँ हैं, ये परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर किस संतुलन की वजह से स्थिर अवस्था में टिकी हुई है। हिमालय पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, इतना उत्थित भूभाग किस शक्ति की वजह से परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर स्थिर है, यह प्रश्न बार बार हमारे दिमाग में आता है। इस संतुलन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए, परिभाषित करने के लिए विभिन्न भूगोलविदों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी हैं। सबसे पहले हमें संतुलन की संकल्पना को समझना होगा, अर्थात परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में पर्वत, पठार और मैदान एवं गहरी क्षेत्रों में झील, समुद्र, भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है समस्थिति। सबसे पहले 1859 में इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलविद डटर ने, इसके बाद 1889 में डटर ने इस पर विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने माना कि भ्रमण करती हुई पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का स्थिर होना पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी प्रकार के समदाब तल या समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल के कारण ही संभव है। इस संतुलन की दशा को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम सर जॉर्ज एरी की संकल्पना का अध्ययन करते हैं। एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अर्थात पपड़ी अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा पर तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति नहीं तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा, वरन काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट है,
जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाली मैग्मा पर तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक व्याप्त है। इस विचार को दूसरे रूप में भी समझाया जा सकता है, जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का घनत्व 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एरी ने आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, वरन उन्होंने इतना ही बताया कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के उपयुक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर 8,848 मीटर, उसका 9 गुना भाग पानी के नीचे झुका हुआ है। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर 8,848 मीटर मान ली जाए तो 8,848 गुणा 9 अर्थात 79,632 मीटर तक का भाग हल्के पदार्थ का होगा, जो सबस्ट्रेटम में होगा। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो कि सबस्ट्रेटम में है तथा हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इस आधार पर एरी ने अपने मत का प्रतिपादन किया, जो कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, अर्थात महाद्वीप का भाग एक ही प्रकार की घनत्व वाली शैलों का बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़ों के लिए तथा उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। इसी प्रकार इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबो कर भी प्रमाणित किया जा सकता है। सारांश में एरी के मत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ों से इस पर सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित है। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग तथा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में एरी के मत को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, तथापि इसमें भी कुछ दोष अवश्य हैं। यदि एरी के मत को मान लिया जाए तो हिमालय पर्वत, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ लगभग 79,632 मीटर की गहराई तक अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएंगी। अतः यह मत यहाँ सत्य साबित नहीं होता।